आप लोगों को याद होगा कि बिहार के सुपौल जिले में रोजमाइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट और मिन्नत फाउंडेशन के माध्यम से 22 जनवरी 2023 को जिले के गांधी मैदान में एक भव्य कार्यक्रम हुआ था, जिसमें करीब 5000 छात्र छात्रा शामिल हुए थे। मंच से रोजमाइन ट्रस्ट के चेयरमैन उवैस अंबर ने यह वादा किया था कि वे जिले के 1000 बच्चों को गोद लेकर पढ़ाएंगे। उसके बाद करीब 1500 छात्र छात्राओं ने रजिस्ट्रेशन किया। अब चेयरमैन ने अपने वादे को निभाते हुए उन बच्चों को 0 ट्यूशन फी पर कॉलेज में प्रवेश देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आज ट्रस्ट की 11वें राउंड की काउंसलिंग में सुपौल के 50 बच्चे शामिल हुए, जिनकी काउंसलिंग ट्रस्ट के हेड ऑफिस पटना में हुई। काउंसलिंग में मिन्नत फाउंडेशन की तरफ से हाजी एहसानुल हक साहब मौजूद थे। अंबर ने कहा कि जिन बच्चों ने सुपौल जिले से रजिस्ट्रेशन किया है वे घबराएं नहीं। सभी छात्र छात्राओं को ट्रस्ट की तरफ से बारी बारी से काउंसलिंग के लिए कैजुअल एवं लेटर प्राप्त होगा। काउंसलिंग लेटर मिलने के बाद उनको दिए गए सेंटर आना होगा, जहां उनके नामांकन की प्रक्रिया को पूरी की जाएगी। बाकी और राज्यों के बच्चे जिनकी काउंसलिंग नहीं हुई है उनको वह जल्द कॉल कर जाएंगे, उनको जल्द ही कॉल जाएगी, वे थोड़ा इंतजार करें। ट्रस्ट के चेयरमैन उवैस अंबर ने छात्र छात्राओं और अभिभावकों से अपील की है कि वे बिना काउंसलिंग लेटर के काउंसलिंग के लिए ना आए, क्योंकि काउंसलिंग के वेन्यू आपको काउंसलिंग लेटर में मिलती है। बिना लेटर के आने से आपको परेशानी हो सकती है। अभिभावक साथ में कुछ खाने की चीजें लेकर आए, क्योंकि काउंसलिंग और अलॉटमेंट की प्रक्रिया में दिन भर का समय लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। कानूनन एडमिशन हो सकता है, क्या ये बात देश को पता है? नहीं पता। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे, कोई बच्चे को, मेरे साथ एक घटना घटी, हरियाणा का एक बच्चा था नूह का। उसने कहा कि कॉलेज ने उससे पूछा नूह के एक सेमिनार के अंदर, ये घटना से आप बहुत जनता कनेक्ट होगी, आपकी सोचेगी कि क्या हुआ। तो वहाँ जब खुलेआम मंच था, वहाँ क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा था, तो मेरे एक प्रोग्राम पर इल्ज़ाम लगाने के लिए एक साहब टीचर थे, वो खड़े हुए, बोला अंबर साहब आप कैसी व्यवस्था चला रहे हैं? आपने कई ऐसे बच्चों के, हज़ारों बच्चों के नामांकन करा दिए पिछले साल, उनमें से कुछ ऐसे छात्र हैं जिनको नर्सिंग लिखना नहीं आता था, आपने नर्सिंग के नामांकन दे दिए उनको, ये कैसी व्यवस्था है आपकी? तो मेरा जवाब ये था कि आपकी हरियाणा सरकार की व्यवस्था को थूकिए, मेरी व्यवस्था को मत थूकिए। 10वीं पास हरियाणा सरकार ने कराया, उसको नर्सिंग लिखना नहीं सिखाया। 12वीं पास उसको करा दिया हरियाणा सरकार ने, उसको नर्सिंग करना नहीं, लिखना नहीं सिखाया, और हमने उसे दोनों मार्कशीट को देख करके नामांकित कर दिया, तो हम जालिम हो गए। सवाल का जवाब ये है कि सोचिए, हमारी योजनाओं से गार्बेज प्रोडक्ट भले कुछ इंटर हुआ, लेकिन हमने गार्बेज से भी खूबसूरत प्रोडक्ट बना के निकाला। अच्छा को अच्छा बनाना बहुत आसान है। हमने बहुत कमज़ोर बच्चों को दाखिला दे करके आज बेस्ट कंपनीज़ के अंदर में ले गए और प्लेसमेंट कराया। उनकी अंग्रेज़ी कमज़ोर थी, अंग्रेज़ी की अलग से क्लास लगाई। उनका मैथ कमज़ोर था, मैथ की अलग से क्लासेस लगाए। ना कोई तैयारी कराई एडमिशन के लिए। और आज भी आह्वान करते हैं, हिंदुस्तान का कोई भी बच्चा इस चैनल के माध्यम से अगर ये देख पा रहा है और वो मेरे दरवाजे पे आके कह देता है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, और उसके पास उम्र 16-17 साल है, मिनिमम, मैक्सिमम 35 साल है, और उसके पास कुछ नहीं के अलावा, ईश्वर के अलावा, अल्लाह के अलावा, उसको इस धरती पर, भारत धरती पर पढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। मैं उसे खाली हाथ वापस नहीं जाने दूँगा। बहुत बड़ी बात नहीं जाने दूँगा। इतनी आसान व्यवस्था को वो लोगों तक पहुँचा नहीं पा रहे। अगर एक, हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि डिस्ट्रक्टिव मुहिम स्पीड में पकड़ती है, अपना रफ्तार पकड़ती है, वो ख़त्म जल्दी होती है। जब भी लोग कहते हैं आप बहुत मेहनत से 14 साल में यहाँ तक पहुँचे, मैं कहता हूँ हमेशा जब बहुत गहरी नींव रखाती है ना, तो स्लो होती है उसके प्रोसेस, उसका प्रोसेस बहुत स्पीड नहीं होता, रॉकेट नहीं बन जाता। तो धीरे धीरे चल रहे हैं, आपके जैसे लोगों की वजह से हम लोगों तक पहुँच रहे हैं। तो एक चीज़ है कि जो ये चर्चा बना हुआ है रोजमाइंस या उवैस अंबर का जो नाम आ रहा है, जैसा आप बता रहे हैं,
कि पढ़ने वाला बच्चा अगर हो 16-17 उसकी उम्र हो, सर्टिफिकेट उसके पास अगर हो तो वो यहाँ आ जाए। सेकंड डिवीजन से पास, सेकंड डिवीज़न से हाँ। वो आप पढ़ा के निकाल देंगे। वादा है हमारा, कोई एक बच्चा ऐसा ला दीजिए पूरे हिंदुस्तान से। दो बातें, पहली बात, पूरे हिंदुस्तान से ऐसा बच्चा लाइए जिसे हमने लेटर दिया उसे 4 साल में कोई उससे पैसा मांगा हो। पॉइंट 1, वो मुझे मिले, बुलाया जाए उसको। हाँ, शिकायतें आती हैं, 2000 रुपया ले लिया गया, 1000 रुपया एक्स्ट्रा ले लिया गया। ये कॉलेजेस वाले होते ही बहुत बदमाश हैं, चाहे वो मेरे ज़रिए जाए चाहे वो डायरेक्ट जाए, वो कुछ ना कुछ ऐसा हादसा आता है हमारे बीच। लेकिन अगर आप वैसे बच्चों को बदला दीजिए जिसको हमने लेटर बना के दिया और उसे एनओसी दे दी 4 साल की, और वहाँ उस एनओसी का वायलेशन हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। पॉइंट 1। पॉइंट 2, ऐसा कोई बच्चा ला दीजिए जो रोज़माइन आया हो, उसे कहा गया हो कि आपको कुछ पैसे लगेंगे अलग से, टेबल के नीचे से टेबल के ऊपर। हमने सामने से, मैं आपके मीडिया से बोल रहा हूँ, कोई एक ऐसा ला दीजिए जिसे मैं उसे 1 लाख रुपए का इनाम दूँ। इतना स्वच्छ तरीके से प्रोग्राम चला रहे हैं। आपको ये बताया कि इस प्रोग्राम पे इल्ज़ामात भी काफ़ी लगे। 2016 में हमारे ऊपर एक इंक्वायरी बैठी 100 करोड़ की। अच्छा, उसका मैं आपको कागज़ दिखा सकता हूँ कि उसमें जब हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा, कल ही था वो पेपर, जब वो इल्ज़ाम लगा तो उसको सफाई देने में हमें 5 साल लगे। जब काम अच्छा हो रहा होता है तो दुश्मन खड़े होते हैं। जैसे मैंने अभी सवाल पूछा जिनसे, वो कोई छोटे लोग नहीं हैं। ऋतिक रोशन फिल्म बना रहे हैं उन पर, किसी ने आज तक पूछा नहीं उनसे कि क्या खेल है भाई। आप बोलेंगे इससे आपको क्या नुकसान है? मेरा नुकसान नहीं है, जनरेशन्स याद रखेंगे इस बात को। इस वीडियो के माध्यम से नहीं, किताब लिख रहा हूँ उसमें भी लिख रहा हूँ, जनरेशन्स याद रखेंगे इस बात को। आपकी नस्लें पूछेंगी कि पापा स्कूल भी होता था क्या? ये वो स्कूल के हत्यारे लोग हैं जिन्होंने कोटा को जन्मा, जिन्होंने आकाश को जन्मा, जिन्होंने फला एक्सपायर्ड इंस्टीट्यूशंस को जन्मा। इन्होंने व्यवस्थाओं को डैमेज कर दिया है। क्यों? 10 बजे से 5 बजे तक कोई कोचिंग चल ही नहीं सकती। ये स्कूल की टाइमिंग है भारत में। पढ़ने वाला कैंडिडेट कौन है? हमारा कानून नॉन रेसिडेंशियल है ही नहीं। पलायन करके आप नहीं रह सकते कहीं, आप गैर कानूनी ढंग से अटेंडेंस पूरे खाना पूर्ति नहीं कर सकते। जब एक कोचिंग स्कूल नहीं है, एफिलिएटेड नहीं है, तो ये लड़ाई उन्हीं से और केस भी उन्हीं की तरफ से हुआ। हम जीते, चढ़ा, डिग्रियां बांट रहे थे, वहाँ केसेस हुए, हम जीते। तो काम जब आप करेंगे तो चैलेंजेस आएंगे। देखिए जहाँ बेहतर काम होता है वहाँ चैलेंजेस आएंगे, चैलेंजेस उस तरह की मामला तो आपके साथ भी हो रहा है। लेकिन एक बात अच्छी है कि मैं बिहार सरकार के साथ उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे आज तक, मेरे याद से लेकर अभी तक, इस ऑर्गेनाइजेशन को मैंने 9 में बनाया था, 7 में रजिस्टर्ड कराया, हम 8 में इसको चला नहीं पाए, 9 से इसको गिनते हैं हम हमेशा। 7 की रजिस्ट्रेशन है इस ट्रस्ट की। 14 साल में हम पटना में 14 साल हो गए, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं आई सरकार की तरफ से। तकलीफ़ें आई उनकी तरफ से। यूनिवर्सिटीज़ ग्रांट कमीशन को, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी चला रहे थे, जो शिक्षा के माफिया थे वहाँ कोटा में बैठे हुए, उनको बहुत बातें बुरी लगती हैं हमारी। कई योजनाओं में बहस होना चाहिए, बातें होनी चाहिए, हमारे शिक्षाविद बैठने चाहिए, एजुकेशनिस्ट बैठकर चर्चा करनी चाहिए कि शिक्षा के इस टॉपिक का आदान प्रदान होना चाहिए। वो नहीं हो रहा है। किसी ने बहुत ज़माने पहले कह दिया कि प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन। हमने सब ने रट मारा और उसको स्कूल में पढ़ाना शुरू करा। मैंने बहुत दिन बाद एनालाइज किया कि प्रैक्टिस कैन नॉट मेक्स एनीवन परफेक्ट। अगर ऐसा होता तो जब लिखा गया था अब तक कोई परफेक्ट हुआ क्या? नोबडी इज परफेक्ट, देन व्हाई प्रैक्टिस? तो हम कैसे लोग हैं कि गोरी चमड़ी वाला कोई अंग्रेज आया जो लिख दिया उसको हमने मान लिया। प्रैक्टिस कैन नॉट मेक्स एनीवन परफेक्ट, बट प्रैक्टिस कैन गिव द एश्योरेंस ऑफ द परफेक्शन। एश्योरेंस दे सकता है, परफेक्शन नहीं दे सकता।
देखिए ओवैस अंबर साहब हैं, काफ़ी दर्द भरी आवाज़, और कुछ वैसे लोग भी हैं जो शिक्षा को दूसरे रुख में ले जा रहे हैं। तो वैसे लोगों के भी नज़र रखने की ज़रूरत है। वैसे लोगों से भी ये कह रहे हैं कि प्लीज़ इस देश के बच्चे जो हैं, इस देश के जो भविष्य हैं, इस देश की जो बच्चियां हैं, जो इस देश को ताकत बनाने वाले हैं, उनके भविष्य से खिलवाड़ ना करें। और कहीं ना कहीं सरकार को भी वैसे लोगों पे नज़र रखने की ज़रूरत है, और वैसे लोगों पे ख़ास निगाह रखते हुए ये बताने की ज़रूरत है कि सरकार का जो एक योजना है, सरकार की जो पहल है, उस पर आप लोग रुकावट ना डालें। तो कहीं ना कहीं ओवैस अंबर साहब जो रोज़ माइंस के निदेशक हैं, ये जो सरकार की सोच है, जो सरकार की दिशा, जो सरकार की लाइन है, उस लाइन पे चल रहे हैं, और चलते हुए उन बच्चों के भविष्य को बनाने जा रहे हैं जो इस देश की ताकत हैं, इस देश की अमानत है। एक सवाल है जो जैसा आप बताया भी कि 100 करोड़ का आपके ऊपर किसी तरह का ब्लेम लगाया गया है, वो क्या चीज़ है? देखिए क्या है कि जब मीडिया अधूरी बात सुनता है उसको वो चला लेता है। तो हिंदुस्तान पेपर में और द टाइम्स ऑफ इंडिया में 2016 में मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें मैंने कहा कि 3,860 बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। एक सीट की रकम मल्टीप्लाई इनटू 4 इयर्स, ये लगभग 100 करोड़ की होती है। और इसके ऊपर स्कॉलरशिप के ऊपर में किसी ने जाके, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के एक बंदे थे, अच्छा, उन्होंने एक केस दर्ज किया झारखंड में और उत्तर प्रदेश में, सिक्किम सरकार को लेटर लिखा। अच्छा। उसके बाद ये योजना उन्होंने लिखा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। अच्छा। ये देखिए एक कागज, इसमें सीबीआई। हाँ, सीबीआई इंक्वायरी। अब ये जांच की प्रक्रिया, एक तो लेटर डला गया, उसके बाद कई इंक्वायरीज हुई, 16, 17, 18, 19 और 20, 21, 16 के बाद 6 साल तक हम लोग इसका आंसर करते रहे कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो ये अच्छी हुआ, बहुत अच्छा हुआ। हमें 22 में इसकी एनओसी मिली, हमें साफ शफाफ निर्दोष साबित किया गया। फ़ायदा इससे क्या हुआ कि जो लोग पहले पूछते थे कि ये क्या है, ये क्या है, कैसे है, उनके लिए एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट तैयार हो गया कि हमसे बहुत सवाल पूछा गया और हमने उन जवाबों को दिया। और हमने 3,860 बच्चों को जो रिपोर्ट कराया उस पर सारे सवाल सही पाए गए। एक जवाब ये था कि स्कॉलरशिप इतनी बड़ी है कि अगर आप इस बात को समझें कि अगर मैं आपको एक मोबाइल 1 लाख, स्कॉलरशिप बिल्कुल ऐसा ही है कि एक सीट की कीमत तकरीबन 80 से 90 हज़ार रुपये है और हम हज़ारों की तादाद में सीट दे रहे हैं। तो हम तो बताएंगे ना कि ये सीट कितने की थी पहले और इसमें कितना फ़ायदा है बिहार का, कितने फ़ायदे की बात है। तो इस बात को कोड हम लोगों ने किया था, लेकिन मीडिया ने उसको गलत तरीके से प्रेजेंट किया और इंटेंशनली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के ख़िलाफ़ हम लोग मुहिम चला रहे हैं। लगातार ये मुहिम उनके खिलाफ है, तो ये उन्हीं के लोग थे। ये जो फैसला हुआ है 100 करोड़ का, जो आपके फेवर में फैसला हुआ है, बिल्कुल कोर्ट ने दिया है। ये फैसला बिल्कुल इंक्वायरी के बाद हुआ। ये सारी जांच जो होती है, हाँ। ये इनके थ्रू होती है, जो आपके आयकर विभाग होता है इनका, जो इंक्वायरी करते हैं, आपदा, उनका एक विभाग होता है, ये गृह कारा आपदा प्रबंधक विभाग। ये जो लेटर्स, हम लोग कभी थाना नहीं गए, कभी हम कोर्ट के कटघरे में खड़े नहीं हुए। तो हमें ये सब जानकारी, जब हमारे साथ इंक्वायरी हुई तो हमें भी, मेरे लिए भी बहुत बड़ी प्रैक्टिस थी ये। लेकिन कहते हैं कि जब आप बड़ा काम करने चलते हो तो समाज आपको सब कुछ सिखा देगा, आप काम शुरू करो। तो ये जो मुहिम है, इस मुहिम में अब 4 चांद लगा है। सरकार हमें कई तरह से सहयोग भी कर रही है। जैसे हम पंजाब सरकार की बात करें, कल IT मिनिस्टर ने वहाँ के जो थे, उन्होंने अप्रिसिएशन लेटर भेजा, तो प्रोग्राम सफल हो रहा है। हाँ, ये बात और है कि इसमें अपने बच्चों को कितना फ़ायदा हो रहा है। आपके बिहार के बच्चे जो हैं, वो एक योजना है जिसमें वो ज़्यादा अभी इफेक्टिवली वो चल रही है आपके यहाँ, तो बच्चे उधर मूव हो जाते हैं। क्योंकि एक बात बच्चों को झूठा कहा जा रहा है जो कि सरकार नहीं कर रही है, जैसे क्रेडिट कार्ड योजना। तो जब 2016 में क्रेडिट कार्ड योजना आई, राजस्थान में कर रहे हैं, झारखंड में कर रहे हैं, हरियाणा में कर रहे हैं। बिहार में जो हम 3,000 ले जाते थे बच्चा, वो घटकर
2000 2500 हो, क्योंकि उसको एक झूठ परोसा जा रहा है। मतलब ये है कि यहाँ के बच्चे, यहाँ के स्टूडेंट समझ नहीं पाए, नहीं समझ पाए, उनको एक ऐसा झूठ कहा गया जो इससे भी सस्ता लगता है। मैंने कहा आपको ट्यूशन फीस नहीं लगेगी, लेकिन खाने का पैसा, रहने का पैसा आपको लगेगा। अब एक झूठा बंदे ने कह दिया कि क्रेडिट कार्ड ले लो, ना खाना लगेगा, ना रहना लगेगा, ना पढ़ना लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, और साथ ही साथ ये पैसा वापस भी नहीं करना पड़ेगा। तो जब किसी बच्चे ने ऐसी बात सुनी तो जाहिर है कि उसको लगेगा कि यार क्रेडिट कार्ड अच्छा है। जब 16 के बाद पहला बैच क्रेडिट कार्ड का बाहर आया, तब सबको पता चला कि क्रेडिट कार्ड योजना 4% लड़के के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस करना है, लड़कियों को 2% सूद के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ वापस करना है। जो जानकारी वीडियो में दी गई वो कट पेस्ट थी। हमने डीआरसीसी ऑफिस की इसकी जानकारी कम से कम 10 बार ऑडियो में रिकॉर्डिंग में ली है। बिहार सरकार की ये योजना सरल है, साफ है, आपको पढ़ना है। आप 4% सूद पर पहले भी बैंक से लोन लेते थे, आप अभी भी ले सकते हैं। जरिया आसान बना दिया गया है, क्रेडिट कार्ड नाम रखा गया है। इस योजना से हज़ारों फ़ायदे भी हुए हैं, लेकिन अगर इंटेंशन ही लेने का गलत हो जाएगा तो योजना से नुकसान भी होगा, भारी नुकसान हुआ। बिहार के 4100 बच्चों को ठगा गया, उसका पेपर में फ्रंट पे हिंदुस्तान में छापा। तो जब कोई गलत योजना को रखा जाएगा झूठ के साथ, जैसे कि अब मैं किसी आपके बच्चे को कहूँ कि ना खाना लगेगा, ना पढ़ना लगेगा, ना रहना लगेगा, तो आपको आसान लगेगा काम। तो वही हुआ क्रेडिट कार्ड के साथ। क्रेडिट कार्ड के साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ 16 में, तब सरकार ने 17 में इसे बदल करके NAC NBA एक्रेडिटेशन। बच्चे को ये बात जानकारी नहीं है अगर, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं जानकारी दे रहा हूँ, सुन लीजिए। चाहे आप किसी जाति धर्म विशेष के हों, 4% सूद के साथ लड़के को, 2% सूद के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ लड़की को वापस करना पड़ेगा। और ये लिखित में लिया गया है और डीआरसीसी ऑफिस से इसकी पूरी जानकारी आपको लेते वक्त दी गई है। दलाल ने अगर आपको जानकारी दी है कि देना नहीं पड़ेगा तो आप गलत हैं, उसमें सरकार की कोई गलती नहीं। सरकार सारी बातें बता के कर रही है। अब टर्म्स कंडीशन क्लियर है। क्या आपको जानकारी है कि क्रेडिट कार्ड का पैसा वापस करना पड़ेगा? मीडिया ने चलाया था, ये तो चर्चा है कि वापस नहीं करना है, ये चर्चा है, ये चर्चा है। आप क्या मानते हैं? मैं तो ये मानता हूँ कि जिसका पैसा लिया गया है वो देना है। यही सवाल का जवाब आपका सही है। जो चर्चा है वो अफवाह है, जो हक है वो लिखित पे दिया गया। ये बहुत बड़ा न्यूज़ है। बिहार के कितने बच्चे हैं? 12 लाख परिवार को आप ये न्यूज़ के ज़रिए बता दीजिए कि क्रेडिट कार्ड लोन है, 4% सूद के साथ है, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ है और वापस करना पड़ेगा। देना है वापस, खुट्टा बेच के, भैंसी बेच के, नाद बेच के, कपड़ा उखाड़ के देना है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, क्यों देना सो सुनिए। हिंदुस्तान पेपर में एक और चीज़ छपी, वो बच्चा पहले साल लेकर मर गया, उसके बाप को भी एक नोटिस आई पैसा वापस के लिए। तो जवाब क्या देंगे आप? देना नहीं देना? या कोई अगर ऐसा योजना है जिसमें वापस नहीं करना है तो आपके पास कोई लेटर है सर? डीआरसीसी ऑफिस के टर्म्स कंडीशन तो ऐसा लिखा हुआ नहीं है। लेकिन अफवाहों में इससे फ़ायदा हो रहा है किसको? एजेंटों को, जो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की दलाली कर रहे हैं। इसमें फ़ायदा हो रहा है उन इंस्टीट्यूशंस को जिनके यहाँ प्लस्टर तक नहीं था, जो छोटे मोटे 4 लाख रुपए का नोट मिल गया उनको क्रेडिट कार्ड मिलते ही, वो चमक गए। इससे मैं अगर एक लाइन में इसका एक तर्क दूं, एक लाइन में लास्ट, क्रेडिट कार्ड बिहार के छात्रों की आवश्यकता नहीं है, दलालों की आवश्यकता है। जी। अच्छा, एक सवाल और है कि जैसा अभी भी आपने बताया, इसके पहले भी आपसे के बारे में लोगों ने बताया कि आप प्राइवेट जो विश्वविद्यालय हैं उसके खिलाफ आप रहते हैं, क्या कारण है? प्राइवेट यूनिवर्सिटी के खिलाफ इसलिए रहते हैं क्योंकि जो 90% प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने डिग्रीज़ की वैल्यूज़ को ख़त्म कर दिया है। घर बैठे MBA करें, घर बैठे BTech करें, घर बैठे नर्सिंग करें, ये व्यवस्था कहाँ से आई? आज आपके देश में जो डिग्री विवाद पर है उसका सबसे बड़ा देन प्राइवेट यूनिवर्सिटी। आप कपिल सिब्बल साहब को याद कीजिए, 2010 में उन्होंने क्या किया? 44 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को रद्द कर दिया। मेरा सवाल ये है कि अगर उस डीम्ड यूनिवर्सिटी में से जहाँ से आप पढ़े हैं अगर वो कभी ब्लैक लिस्टेड हुई तो उसको कैसे दिखाएंगे आप अपने बच्चों को? तो जो प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं
उनकी वजह से तो IIT खाली है, उनकी वजह से तो NIT खाली है, उनकी वजह से तो JNU खाली है, उनकी वजह से तो केंद्र की सारी सरकारों की इंस्टीट्यूशंस खाली है। बिल्कुल ऐसे है जैसे BSNL की टावर पे जियो और एयरटेल का नेटवर्क की पहुंच पब्लिक तक है, लेकिन BSNL की पहुंच नहीं है पब्लिक तक। आज केंद्र सरकार की गलत नीतियों से नेपाल का बच्चा भारत में आकर प्राइवेट यूनिवर्सिटी का शिकार बन जाता है। क्या ये बात सोचने लायक नहीं है? अब आप बोलेंगे कैसे? 15 अगस्त को राज्य सरकार एडमिशन बंद करती है और केंद्र सरकार सितंबर में बंद करती है, और नेपाल का रिजल्ट आता है सितंबर के बाद। तो बच्चा कहाँ आएगा? भारत आएगा तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। क्या ये सरकार किससे रेवेन्यू जनरेट होता? सरकार की का जनरेट होता। सरकार मदद कर रही है, केंद्र सरकार मदद कर रही है प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को बुरी तरीके से। अच्छा एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी के बारे में आपके ख्यालात हो सकते हैं अच्छे हैं, हर पार्टी के अलग अलग राय है। मैं स्कूल बना रहा हूँ, स्कूल कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मेरी राय अलग है। LPU को क्यों भेजा आपने राज्यसभा? जिनकी एक यूनिवर्सिटी हरियाणा में, उनको क्यों भेजा आपने राज्यसभा? पंजाब में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के मालिक VC जो थे, उनको क्यों भेजा राज्यसभा? ऐसे सब लोग राज्यसभा जाने लग गए तो सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे कहने का अर्थ ये है, मेरी लड़ाई पर्सनली उनसे नहीं है, मेरी लड़ाई ये है कि सर कथनी और करनी में सब कुछ फ़र्क दिख रहा है, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। देखिए, उवैस अंबर साहब बहुत अच्छे ढंग से अपनी बातों को रखा और रखने के बाद ये साबित किया है कि सरकार का जो भी कॉलेजेस हैं, जो भी स्कूल्स हैं, वो खाली पड़ा रहता है। और खाली पड़ा इसलिए रहता है कि कहीं ना कहीं सरकार की भी पॉलिसी में कुछ कमियां हैं और उस कमियों का फ़ायदा प्राइवेट वाले उठाते हैं। और प्राइवेट वाले जो उठाते हैं तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। में बैठे हैं, इनसे भी मैं आप लोगों को रूबरू करा रहा हूँ। इन लोग भी कहाँ के हैं सर आप? सर मेरा नाम अभिषेक कुमार है, मैं दनियामा प्रखंड के तरौरा ग्राम के रहने वाले हैं और अभी वर्तमान में फतुहा में परिवार के साथ रहते हैं और हम लोग सोशल वर्क के काम करते हैं। रोजमाइन से जुड़े हैं क्या? और रोजमाइन से करीब हम 2019 में ही यूट्यूब के माध्यम से जाने थे और देखे, और आज हम लोग अच्छा दिन से अंबर सर को देख रहे थे, उसका पूरा मतलब बायोडाटा को जान रहे थे कि सचमुच में हमारा बिहार के बच्चा के लिए तो बहुत अच्छा लगा। और आज हमने 4 साल के बाद आज 2023 में 31 मार्च को हमने निर्णय लिया कि मैं भी अंबर सर को विचार को मेरा बहुत अच्छा लगा और मैंने निर्णय लिया कि मैं भी अपना जो सोशल वर्क काम करते उसी में और हम लोग घूम के गरीब बच्चा को लाकर इसमें रोजमाइन के माध्यम से हमारा क्या शुभ नाम है? अभिषेक कुमार मेरा। देखिए, अभिषेक कुमार हैं और रोजमाइंस के दीवाने हैं। जैसा ये बता रहे हैं कि मैं भी उवैस साहब के बारे में, उनके विचार के बारे में मैं जाना तो रोजमाइन से मैं जुड़ा। और जुड़ने की बात ये है कि ये भी सोशल एक्टिविटी के से जुड़े हुए हैं और जाहिर चीज़ है कि रोजमाइंस की पॉलिसी इन्हें पसंद आई, यही कारण है कि रोजमाइंस से ये भी जुड़ चुके हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम अनिल पंडित है, मैं वैशाली का रहने वाला हूँ। तो आप भी रोजमाइंस से जुड़े हैं क्या? जी जी। अच्छा, क्या कहेंगे रोजमाइंस के बारे में? रोजमाइंस एक अच्छा संस्था है जो बच्चे को भविष्य के बारे में सोचता है और उसके भविष्य के बारे में और उसका पढ़ाई लिखाई के लिए और स्कॉलरशिप प्रबंध करता है। अच्छा। तो एक अच्छा संस्था है। अगर इसमें अगर कारण है कि आप भी जुड़े हैं। हाँ, ये कारण है। रोजमाइंस के दीवाने हैं, जैसा ये बता रहे हैं कि मैं भी रोजमाइंस के पॉलिसी से काफ़ी खुश हुआ और यही कारण है कि मैं भी रोजमाइंस से जुड़ गया। एक साहब और हैं, क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम पशुपति राय है जी। पशुपति राय है। पशुपति राय जी। मैं गोपालगंज का रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा। मेरे पास 31 मार्च को फ़ोन गया, ये अपने संस्था के बारे में बताया कि बच्चों को मैं अच्छी क्वालिटी के बच्चों के लिए मैं स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता हूँ। जो हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, जो बीटेक हुआ, MBBS करना चाहते हैं, बीटेक करना चाहते हैं, अदर जो भी प्रोग्राम है, जो ग्रेजुएशन लेवल का प्रोग्राम है, उन लोगों का फीस में स्कॉलरशिप के रूप में देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा लगा मैम, ऐसे इंस्टीट्यूशन को मैं खोज कर रहा था, उसके चलते मैं आज यहाँ पे ऑफिस में आया और यहाँ के अपना डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि आपको ये जानकारी है ना कि 2 कंट्री के प्रेसिडेंट ने इन्हें नवाजा है, सम्मानित किया है उवैस अंबर साहब को। एक नेपाल की प्रेसिडेंट और एक हमारे भारत के प्रेसिडेंट
आपको ये जानकारी है? यस सर, यस सर। कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही फैंटास्टिक है, बहुत ही अच्छा रहेगा, बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा सर इसमें। क्या नाम बताया अपना? पशुपति राय। देखिए, पशुपति राय जी हैं और जैसा ये बता रहे हैं कि रोज़ माइंस एक ऐसा संस्थान है कि जहाँ देश के भविष्य बनते हैं, देश के बच्चे जो हैं वो ताकत बनते हैं और उन्हें उस जगह पे पहुँचाया जाता है जहाँ वो पढ़ लिख कर अपने भी भविष्य बनाते हैं, अपने अभिभावकों की भी भविष्य बनाते हैं, अपना भी नाम रोशन करते हैं, अपने गार्जियन का भी नाम रोशन करते हैं। यही कारण है कि रोज़ माइंस काफ़ी चर्चे में है। जिस स्टेट में भी मैं जाता हूँ वहाँ पे रोज़ माइंस का नाम अगर आता है तो काफ़ी सराहनीय कार्य माना जाता है। क्या बोलना चाहते और हैं? कहना यही चाह रहे थे कि 31 मार्च से आज 23 तारीख आज 20 तारीख है। आज हमने मेहनत अच्छा किया और 3 बच्चा के आज फॉर्म भी भरे और आने वाला 28 तारीख के कोई बच्चा उसमें जा सकता है और आगे अपना भविष्य बना सकता है। और एक 2 का बेटी है, बहुत एक गरीब परिवार से हैं, तो हमने एक निर्णय लिया और बताएं कि नहीं सच में हमारा ऐसा गरीब का बच्चा उसमें पढ़ सकता भी है। जो गरीब बच्चे हैं, जो जिनके पास आर्थिक प्रॉब्लम है जी, अगर ओवैस अंबर साहब के पास या रोज़ माइंस संस्थान में आ गया तो वो बच्चा पढ़ लिख कर जी ज़रूर, जी आगे ज़रूर बढ़ेंगे। और हम लोग निर्णय ले लिए हैं कि हम लोग जब तक ज़िंदगी है हमें इस सेवा को हमें समाज में, क्योंकि आज बहुत सा हमारा परिवार को ये बात को मालूम भी नहीं है। इसी के कारण, क्योंकि हमारा ऐसा देश में बहुत ऐसा बिरला है कि अच्छे एक समाज के काम करना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत सा जो ज़मीनी स्तर पर उनको मालूम नहीं है। लेकिन हम लोग निर्णय लिए कि कोऑर्डिनेटर के रूप में उस गांव में जाएंगे, उस कस्बे में जाएंगे और इस मैसेज को फैलाएंगे। और देखिए, ये लोगों का कहना है, लोगों की सोच है और जिस तरह से ये लोग बता रहे हैं कि जिस तरह से काम ओवैस अंबर कर रहे हैं या ये कहा जाए रोज़ माइंस की पॉलिसी जो काम कर रही है, निश्चित रूप से एक ना एक दिन भविष्य बनेगा, देश की ताकत बनेगी। क्योंकि आप जानते हैं कि ये देश के भविष्य, देश की ताकत इस देश के नौजवान हैं, इस देश के सभी स्टूडेंट्स हैं, वो लड़के हों या लड़कियां हों, उनके भविष्य को बनाने के लिए रोज़ माइंस ने कमर कस चुका है और निश्चित रूप से उनकी सोच के साथ एक तेज़ी से ये देशवासी लग गए हैं। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।